हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने पूछा कि इतने इंडियन स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ने के लिए क्यों आते हैं, इसका वजह क्या है। और मैं आपको कुछ हैरान करने वाली चीज़ें बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अट्रैक्ट किया इंडियन स्टूडेंट्स को और कैसे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पैसे ख़राब करके जाते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बड़ी हैरान करी है कि 2022 में $28 बिलियन इंडियन लोगों ने खर्चा है, इंडियन स्टूडेंट्स ने खर्चा है इंटरनेशनली स्टडीज़ करने के लिए। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट है। $28 बिलियन का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए कि हमारा इंडियन स्टूडेंट इंडिया से छोड़कर बाहर पढ़ने जाता क्यों है? मैं समझता हूँ कि बाहर अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। बट अगर इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो और हमारे पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हों, तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी तवज्जो नहीं दे रही। मैं जब ये देखता हूँ कि भई एक कंपैरिज़न होता है 2024 ब चौ 2014 से पहले इतने आईआईटी थे, अब इतने हो गए। इतने आईआईएम पहले थे, अभी उससे डबल हो गए हैं। भई अगर पहले 30 थे, अभी 50 हो गए हैं, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। और अगर थोड़े से आईआईएम और आईआईटी से हमारी कंट्री की तरक्की होनी होती, तो ये सारे स्टूडेंट्स इंडिया में रहते, बाहर क्यों जाते? दैट शोज़ कि हमारी जो तवज्जो है, वो एक पॉलिटिकल जो गेन्स हैं, वो करने के लिए तो है, लेकिन एक्चुअल जो काम है, वो हम नहीं करते। आपको क्या लगता है, अगर आज $28 बिलियन हमारे बच्चे बाहर जाके खर्च रहे हैं, अगर वही 2 लाख करोड़ रुपया क्या इंडिया में लग नहीं सकता था? कि यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, इतनी यूनिवर्सिटीज़ खड़ी हो जाएँ कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएँ और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को भी बुलाकर हम यहाँ पर उन्हें एजुकेशन दे सकते थे और वो पैसा जो अब बाहर जा रहा है, वो अंदर आएगा। एजुकेशन इज़ अ बिग इंडस्ट्री। हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती चीज़ की। तो अब चाइना ने क्या किया है ऐसा कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो दोस्तों, मैं जब जहाँ रहता हूँ, उसके बिल्कुल पास में 3-4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पर इंडियंस की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मैं हैरान रहता हूँ कई बार देखकर कि ये यहाँ पर पढ़ने आते हैं चाइना में, जबकि इनका जो मुझे मेरे हिसाब से इनका जो मेडिकल स्ट्रक्चर है कोई इतना बड़ा अच्छा नहीं है। येस, इनके हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेडिकल में इनका कोई नाम नहीं है। फिर भी इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी। तो मैंने कई स्टूडेंट से बात करी यहाँ पर कि व्हाई डू यू कम हियर? तो उन्होंने मुझे कई हैरान करने वाली बातें बताई, जो मैं जानता नहीं था पहले, जबकि मैं यहाँ पे इतने सालों से रह रहा हूँ। पहली बात, वो कहते हैं भैया कि जब हम चाइना से अपनी डिग्री लेके जाते हैं, तो हमें जब इंडिया में वापस जाते हैं, हमें फिर भी जॉब्स जल्दी मिल जाती हैं और इंटरनेशनली भी हमें जॉब्स मिल जाती हैं। जबकि जब इंडिया से जो स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करी है, एक तो उनकी इनकम कम होती है और उन्हें जॉब जल्दी से नहीं मिलती। इसलिए हम बाहर आते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यूक्रेन में जा रहे हैं, कि रशिया में जा रहे हैं या चाइना में जा रहे हैं, हम इसलिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसके अलावा कई और फैक्टर्स थे जिसके कारण वो यहाँ आते हैं। एक तो मैंने फैक्टर बताया आपको कि रिकॉग्निशन है। अब मैंने आपको एक पहले कई बार वीडियोज़ बनाया है कि चाइना ने क्या किया, जो बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं इंटरनेशनली, जैसे डब्ल्यूएचओ है, वहाँ पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। आप देखिए कि जब जो इनकी डिग्रीज़ हैं इनके कॉलेजेस की, इनके कॉलेज या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा अच्छे ना भी हों, लेकिन इनकी डिग्री को रिकॉग्निशन मिलती है क्योंकि वहाँ पर इनकी पकड़ है बड़ी इंस्टीट्यूट्स में। अब आप देखिए, कोविड की जो वैक्सीन थी, चाइना की वैक्सीन को तो मिल गई अप्रूवल बहुत जल्दी, हमारी वाली को 2 साल लगे, जबकि हमारी जो एफिशिएंसी थी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर भी हमें रिकॉग्निशन नहीं दिया गया हमारी मेडिसिन को। क्यों? क्योंकि हमारी पकड़ ही नहीं है बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ पर हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ के आते हैं, वो मायूस हो जाते हैं कि हमारी रिकॉग्निशन ही नहीं है हमारे कॉलेजेस की। तो इसीलिए बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। बेशक वो बेकार इंस्टीट्यूट हो, लेकिन रिकॉग्निशन तो है ना इंटरनेशनली। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा एक रीज़न ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल जो कोर्सेज़ हैं, वो मच चीपर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जो यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस है या जो यहाँ पर रहने का जो एक्सपेंसेस हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट है एजुकेशन की, वो चाइना में इंडिया से बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत कम है, यहाँ पर महँगाई बहुत ज़्यादा है। बट उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सस्ता कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि एक जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनल टूरिज़्म है, तो इन्होंने मेडिकल जो कोर्सेज़ हैं, उन्हें मतलब पता है कि इंडिया जो के लोग हैं उन्हें क्रेज़ है एक एमबीबीएस करने का, डॉक्टर बनने का। उन्होंने उसके लिए बिल्कुल थोड़ा-सा सस्ता कर दिया कोर्सेज़ को और अफ़ोर्डेबल कर दिया कि अगर इंडिया में आपके 10-15 लाख रुपए लगते हैं साल के, यहाँ पे 3 या 5 लाख में
1 साल का खर्चा है और आप आराम से अपनी मेडिकल कर सकते हो। थोड़ा-सा जो प्राइवेट यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेजेस हैं, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो अफोर्डेबल नहीं हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादातर यहाँ पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ही हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं एंड द कॉस्ट इज़ वेरी लेस, ऑलमोस्ट लेस देन 40%, 50% से भी कम यहाँ पर कॉस्ट आती है। इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। दूसरा एक और चीज़ वो बोलते हैं कि जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, अब मेडिकल की जो एजुकेशन है, वो बहुत कम्पेटिटिव है इंडिया में। वहाँ पर जो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं आपको, बहुत चैलेंजिंग है। सीट्स बहुत ज़्यादा कम हैं। 20 सीट्स होती हैं 1000 और 5 लाख तो एप्लीकेशंस आती हैं इंडिया में। तो उसके लिए क्या क्या होता है कि लोग मायूस हो जाते हैं, लोगों को एडमिशन नहीं मिलती। मैं जानता हूँ अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं पहले भी बताया था आपको, अशोक जी, उनकी बेटी 3 साल से ट्राई कर रही है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन एडमिशन नहीं मिल पा रही क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं। सो इस जो कॉम्पिटिशन है, वो इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि जो एलिजिबल बच्चे हैं, ऊपर से क्या वो वहाँ पर इंडिया में रिज़र्वेशन का स्यापा जो बहुत बड़ा है, तो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एडमिशन ही नहीं मिल पाता। जबकि चाइना में यहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्यों? इन्होंने एक तो सिस्टम बड़ा सिंपल किया हुआ है एडमिशन करने के लिए। आप अप्लाई करते हैं और उसके एंड यू गेट द एडमिशन। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि वहाँ पर इतनी-इतनी देर वेट करने के लिए, इतनी कॉम्पिटिशन को फेस करने से बजाय, पैसे भी कम, कॉम्पिटिशन भी नहीं है, एप्लीकेशन भरो और आपको एडमिशन मिल जाती है यहाँ पर। इट हैज़ बिकम सो सिंपल हियर। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। एक और जो रीज़न वो ये बताते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना में, वो इतना अच्छा है कि इंडिया उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पर है, बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट आपको मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आस-पास 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ने भी आते हैं। अब आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, बाहर भी, आप क्यों नहीं पढ़ना चाहोगे? और इंडिया में आपको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स का क्या हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रिसोर्सेज़ भी कम हैं, एडवांस लैबोरेटरीज़ नहीं है वहाँ पर, रिसर्च की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं हैं। मैंने देखा कई इंस्टीट्यूट्स को जहाँ पर मेडिकल की एजुकेशन दी जाती है, बट इतना इतना एक्सपोज़र नहीं है, जैसे क्लिनिकल एक्सपोज़र देना पड़ता है, वो नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए अगर आपको लर्निंग करनी है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए चाइना बहुत ओपन है चीज़ों के लिए और स्टूडेंट्स को पूरा मौका दिया जाता है यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए। बुकिश नॉलेज नहीं है, जैसे इंडिया में ज़्यादातर होती है। इंडिया में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। प्लीज़ मुझे अब गालियाँ मत निकाल दे लेना कि भई आप चाइना की तारीफ़ करते रहते हो, इंडिया की करते नहीं हो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप थोड़ा-सा प्लीज़ पॉइंट को समझा करिए कि लेकिन क्या होता है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत कम हैं। नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे, जहाँ पर नॉलेज आपको सिर्फ़ डिग्री मिलती है, बट इतना प्रैक्टिकल नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि क्यों इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आना पसंद करते हैं, इंडिया में नहीं करते। अब एक लास्ट चीज़ जो हैरान करने वाली थी, वो मैंने देखा यहाँ पर कि जो लड़कियाँ हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर आती हैं डिग्री लेने के लिए अपनी मेडिकल की। लड़के कम आते हैं। यू कैन से इट्स लाइक 70 टू 30% की रेशियो है, कि डिफरेंस है। तो मैं लड़कियों से बात करी मैंने कि भई आप यहाँ पे पढ़ने क्यों आए हो? वो भी ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपको अपना फूड नहीं मिलता, आपको लैंग्वेज नहीं आती है एंड मिक्सिंग विद चाइनीज़ ऑल्सो इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने बोला कि हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि हम डॉक्टर बनें और मैं भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। इंडिया में अपॉर्च्युनिटी थी नहीं। तो ऐसा तुमने आगे प्रैक्टिस करनी है? कहते नहीं, हमारी मैरिज के लिए बड़ा ईज़ी होगा। आप सोच के देखिए एक मैरिज एक अच्छे घर में करने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, उसके लिए आप चाइना जैसी कंट्री में आ रहे हो और आप सोच के देखो कि 26,000 स्टूडेंट्स इंडिया से यहाँ पढ़ने आता है और वो कम से कम अगर 5 लाख भी खर्चा करेगा तो 1300 करोड़ रुपए यहाँ लगा दिए और इनकी डिग्री की कोई इंडिया में वैल्यू भी नहीं है इतनी ज़्यादा। यहाँ आ रहे हैं, स्टडीज़ करते हैं, 1300 करोड़ रुपए खराब हो रहे हैं उनके, सिर्फ़ इसलिए कि हमने आगे जाकर शादी करनी है और वहाँ पे हमें अच्छा एक प्रपोज़ल मिल जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है इस मेंटालिटी से इंडिया को बाहर आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को, ये लोगों का कसूर नहीं है, ये गवर्नमेंट का कसूर है। और मैं मोदी जी को अपील करने वाला हूँ अभी, और ये वीडियो जो हमारा जो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसमें मैं फॉरवर्ड करने वाला हूँ कि भई आप सोच के देखिए 2 लाख करोड़ रुपया हर साल बाहर जा रहा है। अगर वही आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बना लो, ये सारे स्टूडेंट्स इंडिया में बच जाएँगे। वहीं पढ़ेंगे, वहीं पे अपनी वो लेंगे और वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेंगे। और मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देती है। आई होप कि गवर्नमेंट सुनेगी इस वीडियो को, और अगर आपको भी कोई भी जानता है एजुकेशन में,
एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो हाई अप्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एंड हो सकता है किसी के तो गले में घंटी बनेगी, और मैं नहीं कर सकता तो आप ही मेरी हेल्प कर दो इसमें। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में दोबारा से एक ऐसा ही मुद्दा जो हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करता है, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है, वो मैं लेके आऊँगा। एंड शेयर करते रहें अपने आइडियाज़ को। मैंने एक और चीज़ बोली थी आपको कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैं एक बिज़नेस का अपना अकाउंट शुरू करूँ। आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें कि मैं उसका क्या नाम रखूँ। मैं अभी कन्विंस्ड हूँ कि मुझे ये शुरू करना पड़ेगा इंडिया के लिए, एंड आई विल डू दैट। जो मैं वर्कशॉप्स में लोगों को सिखाता हूँ यहाँ पर कि पैसे कैसे बनाने हैं, आपने अपने लाइफ़ को आगे कैसे लेके जाना है। आई विल शेयर ऑल दोज़ थिंग्स विद यू इन माय यूट्यूब अकाउंट। एंड बट गिव मी द नेम, कि सूटेबल नेम क्या होना चाहिए इस अकाउंट के लिए, एंड मैं जल्दी से इसको शुरू करता हूँ आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद।